नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और 8 साल के इस सफर में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें नोटबंदी से लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक और 3 तलाक अधिनियम लागू करने से लेकर कृषि कानून की वापसी तक मोदी सरकार के फैसलों की खूब चर्चा हुई है। लेकिन 8 साल की उपलब्धियों को लेकर सरकार अब जनता के बीच में है। 8 साल पूरा होने पर देश में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में भी आज हिस्सा लिया और सम्मेलन के मंच से प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त को जारी किया, तो लाभार्थियों के साथ आज प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की है। तो 8 साल पूरा होने पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज प्रधानमंत्री शिमला के रिज मैदान में पहुंचे, जहां पर आज उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त को भी जारी किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने आज कई बड़ी बातें कही। 8 साल की उपलब्धियों पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा। जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा, और इसलिए मेरा ये संकल्प है, भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छूट-फूट रहने वाले एक आध दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं उसको करता रहूं। इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देवभूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। तो प्रधानमंत्री ने जहां 8 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया, तो वहीं पिछली सरकार पर भी निशाने साधे और पिछली सरकार को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। उन दिनों को भूलना मत साथियों, तब जाकर के ही आज के दिवसों का मूल्य समझ आएगा। आज की परिस्थितियों को देखें, पता चलेगा। साथियों, देश ने बहुत लंबा सफर तय किया है। 2014 से पहले अखबार की सुर्खियों भरी रहती थी, हेडलाइन बनी रहती थी, टीवी के पर चर्चा होती रहती थी। बात क्या होती थी? बात होती थी लूट और खसोट की बात होती थी, बात होती थी भ्रष्टाचार की, बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की। लेकिन वक्त बदल चुका। आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की। सिरसा से कोई समा देवी, सिरमौर से हमारी कोई समा देवी कह देती है कि मुझे ये लाभ मिल गया। आखिरी घर तक पहुंचने का प्रयास होता है। गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचने की बात होती है। आज चर्चा होती है दुनिया में भारत के स्टार्टअप की, आज चर्चा होती है, वर्ल्ड बैंक भी चर्चा करता है भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। आज हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिक चर्चा करती है अपराधियों पर नकेल कसने की हमारी ताकत की। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ने की। 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया था। तब की सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय उसके आगे घुटने टेक चुकी थी। तब देश देख रहा था कि योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने के पहले ही लूट जाता है। लेकिन आज चर्चा जनधन खातों से मिलने वाले फायदों की हो रही है। जनधन, आधार और मोबाइल से बनी त्रिशक्ति की हो रही है। तो बात लगातार उपलब्धियों की हुई, लेकिन इन उपलब्धियों को बताते हुए लगातार प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों को निशाने पर रखा। और अब वोट बैंक की राजनीति कैसे करती थी विपक्षी पार्टियां, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने आज क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। साथियों, हमारे देश में
दशकों तक वोट बैंक की राजनीति हुई है। अपना अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। हम वोट बैंक बनाने के लिए नहीं, हम नए भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब देश राष्ट्र के नवनिर्माण का हो, जब लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का हो, जब इरादा 130 करोड़ देशवासियों की सेवा और उनका कल्याण करने का हो, तो वोट बैंक नहीं बनाए जाते, सभी देशवासियों का विश्वास जीता जाता है। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले, हर गरीब को मिले, कोई गरीब छूटे नहीं। अब यही सरकार की सोच है और इसी अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। चलिए, प्रधानमंत्री की इन बातों को आपने विस्तार पूर्वक सुन लिया, लेकिन आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का और इंडिया न्यूज का सबसे अहम यही है कि मोदी सरकार के 8 साल में आखिर हाल बदला कितना है। ये सवाल सबसे अहम है। सवाल दूसरा ये है कि 8 साल का रिपोर्ट कार्ड आप इसको किस तरह से देखते हैं और इसको क्या समझा जाए, क्योंकि जो बातें कही गई आज प्रधानमंत्री की तरफ से, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। विजय नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय नेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। रविंद्र ढूल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। रविंद्र ढूल जी, आपका भी स्वागत। और ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। विजय नेहरा जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री को आज सब लोगों ने विस्तार पूर्वक सुना, लेकिन 8 साल की उपलब्धियों को लेकर के प्रधानमंत्री जो बात कह रहे थे, अगर मोटे तौर पर मैं आपसे भी समझना चाहूं तो ये 8 साल में कितना बदला है हिंदुस्तान और उपलब्धियां क्या हैं, कुछ बड़ी बातें आप अगर बता सकें। देखिए आयुष जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। आयुष जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसको 8 साल पूरे हुए हैं, और ये जो 8 साल हैं वो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल हैं। इस 8 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने वो काम किया है जो पिछले काफी लंबे समय तक नहीं हो पाया था। आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर हमारे किसान भाइयों को समर्पित की है, और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि देश के लगभग 12 करोड़ से अधिक किसानों को हम समर्पित कर चुके हैं। पिछले लगभग 8 वर्षों में आयुष जी, देश के अंदर जो 2014 में गरीबी 22% थी, वो घट करके आज 10% से भी नीचे रह गई है। और प्रति व्यक्ति आय की अगर मैं बात करूं तो जो 79,000 रुपए जो प्रति व्यक्ति आय थी सालाना, वो बढ़ के अब 1.5 लाख रुपए हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है। इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार की अगर मैं बात करूं तो 2014 में जो 300 अरब डॉलर के आसपास था, वो लगभग 600 अरब डॉलर के आसपास विदेशी मुद्रा भंडार अब हो चुका है। 70 साल में लगभग 6.37 लाख के आसपास जो टोटल हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल बने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो 6.53 लाख बने हैं हमारे 8 साल के कार्यकाल के अंदर। 2014 तक इस देश के अंदर आयुष जी कुल मिलाकर के 7 एम्स थे, उसमें भी 6 एम्स माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बने थे। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इस देश के अंदर 15 एम्स बने हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के अंदर है। डॉक्टरों की संख्या भी पिछले 8 साल में 8 लाख से 12 लाख तक पहुंची है। इसके साथ साथ पिछले 8 साल में लगभग 170 के आसपास मेडिकल कॉलेज बने हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 8 साल के अंदर जो सड़क का नेटवर्क है आयुष जी, वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा है। 3,25,000 किलोमीटर हमने जो सड़क का नेटवर्क है उसको बढ़ाया। इसके साथ साथ जो लगभग 2 से 5 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनते थे कांग्रेस सरकार के अंदर, वो लगभग अब 33 से। चलिए विजय जी, ये तो आपने अपनी उपलब्धियां बता दी, लेकिन अब मैं आता हूं उस विषय पर जो कि लगातार विपक्ष कहता रहा, और ये इस बात को जिस दिन 8 साल पूरे हुए उस दिन भी कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि किस तरह से महंगाई रिकॉर्ड हाई है। इससे पहले इतनी महंगाई नहीं हुई। कैसे उन्होंने बताया कि जो बेरोजगारी रिकॉर्ड हाई है, इससे पहले नहीं हुई, और आप कह रहे हैं कि ये आपकी उपलब्धियां हैं।
लेकिन उन उपलब्धियों के साथ साथ इस विषय पर काम क्यों नहीं हो पाया? और ये तो सबसे बड़ी समस्या है इस देश के अंदर कि महंगाई बढ़े या बेरोजगारी इतनी रिकॉर्ड हाई अगर नजर आ रही हो, तो इसका क्या जवाब है? इसको कैसे देखेंगे? फिर ये भी आपके ही साथ जुड़ेगा? आयुष जी, देखिए आंकड़े ये बताते हैं कि मोदी जी की सरकार के अंदर महंगाई कम हुई है। एक समय कांग्रेस के समय में आपने देखा हो तो एक गाना बड़ा फेमस हुआ था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जाता है। आज हमारे देश के अंदर जो निवेश है वो इस तरह से बढ़ा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों के अंदर आया है। इसके साथ साथ डीबीटी के माध्यम से आयुष जी जो 225 लाख खरब रुपए हमने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो किया है, हमने जो लाभार्थी है उनके अकाउंट में अब डायरेक्ट पैसा जाता है, वो समय नहीं है। जब राजीव गांधी जी खुद कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे मात्र 15 पैसे पहुंच पाते हैं, 80 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। आज जो 1 रुपया भेजा जाता है वो डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में जाता है। इसके अलावा 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से आयु जी जो लगभग 2 साल से मुफ्त में उनको राशन हम लोग दे रहे हैं, वो उसकी राशि अगर मैं बात करूं तो लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपए के आसपास की राशि। जब आप कहेंगे कि आपने 80 करोड़ परिवारों को दिया तो इसका मतलब यह है कि आपने ये मान लिया कि इतने लोग चले गए गरीबी रेखा में, तो 80 करोड़ परिवारों को आपने कैसे दे दिया? ये मैंने आयुष जी आपको आंकड़ों के साथ बताया कि जब 2014 में हमारी सरकार आई थी, इस देश के अंदर मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ 22% गरीबी थी, जो अब घट करके 10%। ठीक है, चलिए अब मैं इस पे जवाब लेता हूँ। रविंद्र ढोल जी, 8 साल का ये जो कार्यकाल या जो बातें अभी यहाँ पर अभी विजेंद्र जी भी कह रहे थे या प्रधानमंत्री को भी आपने सुना होगा, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा कुछ नहीं है। अब कोरोना के दौरान इन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, वो पैकेज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कहाँ नहीं हुआ, इसके बारे में उनके पास में कोई जानकारी। जहाँ तक रोड नेटवर्क की है उसके अंदर जो कार्य किया गया, तो रोड नेटवर्क के अंदर पहले भी कार्य हुआ है, आगे भी कार्य होता रहेगा। वो बात अलग है कि कभी जो है प्रति किलोमीटर जो है पहले कुछ कम समय लगता था, ज्यादा समय लगता था। ये समय जो है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है, जिस प्रकार से आपके पास में वहां पर संसाधनों की पूर्ति होती है। दूसरी बात जो है विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं या किसी भी चीज की बात करते हैं, कितने बड़े स्तर के ऊपर डिसइन्वेस्टमेंट इन्होंने की, कितने बड़े स्तर के ऊपर सरकारी जो है उनको बेचा गया, चाहे एयर इंडिया हो चाहे और संस्थान हो बड़े बड़े, उनको बेचा गया, प्राइवेटाइज किया गया, जबकि यही सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन का विरोध करती थी। अब ये यही भारतीय जनता पार्टी, अब जीएसटी देख लीजिए, जीएसटी का विरोध करते थे, जीएसटी के पक्ष में आगे। अब मैं मोदी जी का सुन रहा था, मोदी जी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी कि आधार का 2013 में आधिकारिक तौर पे विरोध किया गया था। वीडियो जो है आज भी सार्वजनिक स्थल पे चलता है। भाजपा तब कहती थी कि आधार नहीं होना चाहिए, आज भारतीय जनता पार्टी आधार का यूज करके बड़ी बड़ी बात करते हैं, जबकि जो है उसको लेकर के आने वाली कांग्रेस थी। तो इसी प्रकार से जो है आपकी जहां तक बात भ्रष्टाचार की है, भ्रष्टाचार को आप कितना छिपाओगे? ये छिपेगा नहीं, चाहे राफेल हो चाहे कोई भी हो, धीरे धीरे सब चीजें बाहर आएंगी कब? ये जब तक छुपाए रखेंगे, जब तक इनकी सरकार है तब तक छुपा रहेगा, उसके बाद में निकले तो गाई, उनको आप छिपा तो सकते नहीं है। आज भी जो है भ्रष्टाचार वहां पर मौजूद है। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल्कुल डिफंक्ट हो गया एक प्रकार से। शिकायतें हैं कहाँ? शिकायतों की जानकारी, शिकायतों के ऊपर जांच कहाँ हो रही है? आरटीआई को जो कांग्रेस लेकर के आई थी उसको पूरी तरह से मोल्ड कर दिया। जो संवैधानिक स्टेटस आरटीआई को दिया गया था, संवैधानिक स्टेटस हटाने का इन्होंने काम किया, आरटीआई को खत्म करने का काम किया। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म जो है सरकार, जो किसी भी सरकार में आया, वो आया आरटीआई के रूप में। आरटीआई एक्ट को जो है कमजोर करने का काम इनके द्वारा किया। कहाँ है लोकपाल कानून? केंद्र में क्यों नहीं अब तक लोकपाल आपने लगाया है? इस प्रकार की जो चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी जो प्रचारित करती है में जो हकीकत उससे बिल्कुल अलग होती है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि गरीबी कम हो गई, आप ये देखिए कि भाई आप उज्ज्वला योजना लेकर के आ रहे थे, उज्ज्वला योजना के तहत जो आपने कनेक्शन दिए, आज वो सिलेंडर फुल रेट के ऊपर आप उनको दे रहे, तब गैस कितने रुपए की मिलती थी, आज गैस कितने रुपए की मिलती है, इनको भी तो इनको देखना पड़ेगा। आप देखिए, आपने तब तेल का, पेट्रोल का रेट क्या था, डीजल का रेट क्या था, आज पेट्रोल डीजल का रेट क्या है? क्या इन चीजों का कंपैरिजन नहीं होगा? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, ओपन एंड शट केस है। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जिसके बारे में हमको या आपको किसी भी चीज को नहीं पता है या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता। इन्होंने महंगाई डायन खाया जाता है, महंगाई डायन तब नहीं अब खा रही है, अब तो उससे दुगनी स्तर के ऊपर खा रही है। मैं ये नहीं कहता कि महंगाई नहीं बढ़ती, महंगाई बिल्कुल बढ़ती है, समय से समय के तहत में महंगाई बढ़ती है। डॉलर जो है मिनिमम रेट के ऊपर है। क्यों?
अब डॉलर का रेट क्यों गिरा, अब ये बताएं। अब डॉलर का रेट गिरने के बाद में जो है उसके भारत की इकोनॉमी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये इनको अच्छी तरह से पता है कि इंपोर्ट महंगे होते हैं, एक्सपोर्ट सस्ते होते हैं। इंपोर्ट महंगे होने से जो है इस देश की प्रगति के ऊपर क्यों असर नहीं पड़ेगा क्या? आप एक्सपोर्ट को प्रमोट कीजिए ना, एक्सपोर्ट कितना, मेक इन इंडिया की बात करते हो आपने, लेकिन एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड हाई है ना अभी, मैं यही कह रहा हूँ एक्सपोर्ट ना, तो कभी नहीं हुआ है, तो रिकॉर्ड हाई है। मैं यही कह रहा हूँ, मेक इन इंडिया की आप बात करते हैं, आपको ये आंकड़े रखने चाहिए कि जो आपका एक्सपोर्ट है वो किस क्षेत्र में हो रहा है, किस जगह पे आपने आप ये बताइए, इनको इनसे पूछिए, आपके माध्यम से मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी नया संस्थान जो सार्वजनिक क्षेत्र में इस तरह की चीजों को बढ़ाने का काम करता है, उसका नाम बताइए, कोई भी ऐसा संस्थान। ठीक है, चलिए अब मैं इसका जवाब विजेंद्र जी से ले लूंगा, लेकिन ओंकार जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ओंकार जी आपका रिएक्शन चाह रहा हूं, और अरविंद जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन ओंकार जी कैसे देख रहे हैं कि 8 साल अभी ये जो पूरे हुए हैं, या प्रधानमंत्री के वो स्टेटमेंट या वो भाषण जो आज प्रधानमंत्री ने दिया? 8 साल का निचोड़ ये है, 8 साल जनता का बुरा हाल, ये बेमिसाल बोलते हैं, हम कहते हैं जनता का बुरा हाल। आज ये मेरे भाई झूठ बोलने में इतने माहिर हो चुके हैं, इन्होंने अभी अभी बोला 220 लाख खरब रुपए प्रत्यक्ष ट्रांसफर हुए। 220 लाख खरब की बात कर रहे हैं, करोड़ के बाद अरब आएगा, फिर खरब आएगा। इतनी रकम ये जीरो में बता दे कितनी होती है। कोरोना काल में जो जनता का हाल हुआ, जो मजदूरों का हाल हुआ, नोटबंदी, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लागू करी, उस नोटबंदी के एक फायदा बता दे क्या फायदा हुआ। और नोटबंदी के एक प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे 50 दिन जनता मेरे को दे दे, अगर मेरी कोई भी गलती निकली जिस चौराहे पर बुलाओगे उस चौराहे पर आ जाऊंगा। आज जनता हर चौराहे पर बुला रही है, प्रधानमंत्री जी तो क्या इनका कोई भी नेता आने को तैयार नहीं है। दूसरा, कोरोना काल में क्या हाल हुआ, कैसे मजदूर पैदल गए, क्या मिसमैनेजमेंट थी, ऑक्सीजन की कमी के कारण कैसे मृत्यु हुई, ये किसी से छुपा नहीं है। और कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री जी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय हमारे से ताली थाली बजवा दी, लाइटें बंद करवा के हमारे से मोमबत्ती और दिए जलवा दिए। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया इन्होंने, और ये कहते हैं हमने इतने करोड़ लोगों को टीके लगा दिए निःशुल्क। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पहले निःशुल्क टीके नहीं लगते थे? ये तो हर एक चीज को 2014 से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से कम ये नहीं बोला इन्होंने 2014 में कपड़े का खोज हुई। अगर ये बोल देते तो इसका मतलब ये था 2014 से पहले हम पट्टे बांध के घूमते थे। आज बेरोजगारी की बात कर लो, महंगाई की बात कर लो, और मैं आयुष जी एक बात बताना चाहता हूँ, ये हर बार नया नारा लेके आते हैं, नया झूठ बोलने का साधन लेके आते हैं। ये बोलते थे 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कोई एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दे। ये बोलते थे बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन तो क्या, आज भारत में पैसेंजर ट्रेन खत्म कर दी गई है। पैसेंजर ट्रेन की जगह मेल ट्रेन चल रही है, जो गरीब व्यक्ति जो सस्ती टिकट लेके जाता था, आज पैसेंजर ट्रेन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर चल रही है हरियाणा में तो मेरे भाई जरूर बताएं कहाँ चल रही है पैसेंजर ट्रेन। ये कहते थे नदियों को जोड़ेंगे, गंगा साफ करेंगे, कहाँ हुई गंगा साफ? गंगा साफ तो कोई नहीं हुई। हाँ, इन्होंने जनता जरूर साफ कर दी। एक तरफ तो मेरे भाई कहते हैं गरीबी कम हुई है, बहुत अच्छी बात है, गरीबी कम होनी चाहिए, हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं। लेकिन दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात करते हैं। अगर गरीबी कम हुई और 80 करोड़ 135 करोड़ में से 80 करोड़ को आप अनाज दे रहे हो, इसका मतलब गरीबी बढ़ाई आपने। आप मान गए आधिकारिक तौर पर, किसी भी जगह देख लो, भ्रष्टाचार के मामले में देख लो, इन्होंने एयरलाइंस तक बेच दी। ऐसा कौन सा देश है जिसकी अपनी एयरलाइंस नहीं है, इन्होंने वो भी बेच दी। क्या क्या सामान बेचने के लिए लगे हुए हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि मेरे भाई एक श्वेत पत्र जारी करवाएं। अगर इतनी इनको खुशी है 8 साल बेमिसाल, एक श्वेत पत्र जारी करवाएं। कितने रोजगार मिले? 2 करोड़ रोजगार एक साल में देने का वादा किया था, 8 साल में 16 करोड़ बनते हैं। कितने रोजगार दिए? और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए इन्होंने कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। 5 बार सीतारमन जी आई थी टीवी के ऊपर इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक बार मोदी जी आए थे, वो कहाँ गया 20 लाख करोड़? कहीं भी नहीं है। 2014 में इनके सत्ता संभालने से पहले डीजल का रेट 45 रुपए से 47 रुपए तक था, पेट्रोल का रेट 60 से 65 रुपए तक था। आज डीजल 100 रुपए से क्रॉस कर गया, पेट्रोल 110 रुपए पहुंच गया, गैस का सिलेंडर 370 में आता था। इन्होंने बिना बताए सब्सिडी खत्म कर दी। किस
किसी को नहीं पता लगा सब्सिडी कैसे खत्म हुई। सब्सिडी इन्होंने बिना किसी को बताए खत्म कर दी और आज गैस का सिलेंडर 1020 रुपए का आ रहा है। कहीं तो ये बताएं कि इन्होंने देश के अंदर कितने IIM बनाए, कितने हवाई अड्डे बनाए, ये तो बता दें कितने हवाई अड्डे बनाए। इनका दिमाग सिर्फ भाईचारा खराब करने में। ठीक है, हवाई अड्डे और IIM तो अब ठीक है, ये तो बताएंगे, खैर इसका जवाब मैं ले लूंगा। अरविंद जी देखिए, अब ये डबल इंजन की सरकार में तो आप भी भागीदार हैं, क्योंकि जब हम देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो उसमें सारे प्रदेशों का योगदान है और हरियाणा में आप लोग साथ में सरकार चला रहे हैं। 8 साल को कैसे देखते हैं आप? आयुष जी, अगर पिछले 8 साल की हम चर्चा करें, उसका विश्लेषण करें तो और अगर सिर्फ उन 8 सालों से और पीछे की जो सरकारें नहीं, उनसे अगर इन 8 सालों की तुलना करें तो यकीनन बहुत अच्छा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उन्होंने कुछ ऐसे बड़े काम किए हैं जिनके बारे में इस देश के लोग सिर्फ यही कहा करते थे कि ये असंभव है। चाहे वो 370 को जिस तरह से उन्होंने हटाया, चाहे वो हमारी सीमाओं को सुरक्षित किया, हमारी सेनाओं को मजबूत किया, ये एक बड़ी मांग थी, जरूरत भी थी हमारे देश की, जिसे उन्होंने समय रहते उन्होंने किया। हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं और वो समय के हिसाब से सभी सरकारों के लिए रहे हैं, रहेंगे। चाहे वो महंगाई है, चाहे वो रोजगार की उपलब्धता है। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किया, सरकार ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया। महंगाई को लेकर भी सरकार ने सब्सिडी दी, अपनी तरफ से छूट दी हैं टैक्सेस में। और इसके अलावा रोजगार को लेकर भी सरकार बहुत गंभीर है। अगर प्रदेश की बात करें तो हमने अपने प्रदेश में भी 175% का जो नियम हम लाए ताकि हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। इसके अलावा नई इंडस्ट्री, बड़ी जो मदर यूनिट है, चाहे मारुति है और सुजुकी है, इन सभी को हरियाणा प्रदेश में और नए प्लांट लगवाए जा रहे हैं। इस तरह के और भी बहुत से MOUs किए जिनके कंपनियां जल्द यहाँ आ रही हैं या आ चुकी हैं। तो इस पर भी प्रयास जारी है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये महंगाई और रोजगार, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि हमने 100% इसे ठीक कर दिया है या इसे समस्या को खत्म कर दिया, क्योंकि ये सतत प्रक्रियाएं हैं। समय के हिसाब से महंगाई अपने आप बढ़ती रहती है, कभी डाउन भी जाती है। ये एक इंटरनेशनल मार्केट है और इसका पूरी दुनिया की मार्केट से असर पड़ता है। इसी तरह रोजगार की अगर बात है तो हर रोज हमारे हजारों लाखों नौजवान पढ़ लिख कर रोजगार की तलाश में तैयार होते हैं, तो उनके लिए भी हर साल रोजगार का इंतजाम किया जाता है। तो ये सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेंगी, सरकारें इंतजाम करती रहेंगी, फिर भी इनकी उपलब्धता, फिर भी इनकी जो जरूरत है वो बढ़ती रहेगी। तो इसके लिए सरकार प्रयासरत है और उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी आगे भी उसमें अच्छा काम करेंगे। परंतु हाँ, कुछ ऐसे उन्होंने काम किए जो बिल्कुल अलग थे औरों से, चाहे वो जो जैसे मैंने अभी जिक्र किया जिन बातों का, तो उसके लिए यकीनन इस सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए सभी को, राजनीतिक दलों को, और तारीफ करनी चाहिए जो अच्छा काम जिसने किया। और जो कमियां हैं या जो जिन पे अच्छा काम हो सकता है उनके लिए सरकार प्रयासरत है। और इस देश की जनता ये उम्मीद करती है नरेंद्र मोदी जी से कि जिन वादों को करके वो सरकार में आए हैं, जिन अपेक्षाओं के साथ जनता ने उन्हें चुना है, वो उन पर खरा उतरेंगे। और अभी टाइम है उनको, इस सरकार में लगभग दूसरा जो टर्म है उसमें 3 साल हुए, 2 साल और है। 2024 को लेकर भी कई घोषणाएं थी, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, गरीबों को मकान देने की बात हो, उस पर भी काम चल रहा है, सरकार कर रही है, हम भी देख रहे हैं। और उम्मीद है कि 2024 तक ये वादे सरकार पूरा करेगी। ये उम्मीद ये देश नरेंद्र मोदी जी से करता है और उन्हें भरोसा भी है जनता को कि वो करेंगे, क्योंकि इसीलिए उन्हें इतना बड़ा मैंडेट देकर दोबारा चुना प्रधानमंत्री के रूप में। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार अच्छा काम कर रही है और जहाँ और जरूरत है काम करने की और ज्यादा काम करने की, वहाँ जरूर सरकार अच्छा काम करे, यही उम्मीद है हमें। विजेंद्र जी देखिए, एक तो कांग्रेस ने ये कहा कि उनकी जो स्कीम्स हैं उसको अब आप लोग बड़े जोर शोर से प्रसारित करते हैं, जबकि उसी का आप लोग विरोध कर रहे थे। और ओंकार जी ने तो कहा कि आप लोग कहते हैं 8 साल बेमिसाल, वो तो कहते हैं 8 साल जनता बेहाल। जवाब दीजिए विजेंद्र जी। देखिए आयुष जी, एक तो बड़े भाई रविंद्र जी ने एक बात कही थी पेट्रोल के बारे में, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, नोट कर ले कि 2004 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी केंद्र में, तो 33 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलता था।
और जब 2014 में ये गए तो 72 रुपए का रेट था, यानी इन्होंने 10 साल के अंदर लगभग 39 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से प्राइस बढ़ाए। और हमारी सरकार में अभी वर्तमान समय में लगभग 24-25 रुपए बढ़े हैं इस पेट्रोल के ऊपर। तो महंगाई का अनुमान इससे लगा सकते हैं। तो उन्होंने एक रसोई गैस कनेक्शन की जो बात की थी उसके लिए मैं बता देता हूँ आयुष जी, क्या एग्जांपल दिया आज की डेट में आयुष जी, आज की डेट में जो उज्ज्वला योजना के तहत जो हमें सिलेंडर मिलता है गरीब लोगों को, वो 800 रुपए का मिलता है, सामान्य व्यक्ति को 1000 रुपए का मिलता है। उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का प्राइस था लगभग 1250 रुपए। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि उस समय जो महंगाई चरम पे थी उसकी तुलना में अगर आज आप देखेंगे तो हर चीज के पीछे महंगाई बहुत कम है, बहुत सामान्य है। जबकि कोरोना जैसी महामारी आयुष जी इस दौरान आई है जिसमें भारत सरकार को बहुत ज्यादा खर्चा भी करना पड़ा है, साधन संसाधन हर चीज के ऊपर फर्क पड़ा है। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई पहले के मुकाबले बढ़ी है, उस समय ऐसी कोई विपत्ति नहीं थी। जबकि ये ऑयल बॉन्ड अपने टाइम में 1,40,000 करोड़ रुपए के लेके गए थे, 9,980 करोड़ रुपए के आसपास उसका हमें ब्याज चुकाना पड़ता है। और यही कांग्रेस पार्टी है जो 2010 में इन्होंने पेट्रोल को और 2014 के अंदर इन्होंने डीजल को बाजार के हवाले करने का काम किया था। इनके समय में महंगाई जो थी वो सबके सामने, इसीलिए इनकी सरकार को जाना पड़ा। और रोज आयुष जी, रोज कोई ना कोई उस समय भ्रष्टाचार की खबरें आती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ईमानदारी से काम होता है। सबसे ज्यादा काम करने वाली सरकार आज देश में काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये लगाइए कि 24 घंटे में से लगभग 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री अगर देश को मिला है तो नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है। और इसी का परिणाम है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आज 55 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख रुपए तक इलाज देने का अगर गरीब आदमी को किसी ने काम किया है, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी हेल्थ योजना है तो आयुष्मान भारत योजना हमने देने का काम किया है। किसानों मजदूरों को अगर अब 3,000 रुपए पेंशन देने का काम किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। सौभाग्य योजना के तहत हर घर आज बिजली पहुंचाने का अगर काम किया है जी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ माताओं बहनों को मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का, गैस कनेक्शन देने का दो विषय बहुत महत्वपूर्ण है विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, देखिए महंगाई और बेरोजगारी, देखिए ये योजनाएं सबको पता है, यहाँ पे सबको पता है। ये काम किया आपने, देखिए ये तो प्रधानमंत्री बता चुके हैं, यहाँ पे आप लोग लगातार बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई और बेरोजगारी ये दो ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के विपक्ष के सवाल रहे हैं। जब आप विपक्ष में रहे तब भी आप इसको लेकर सवाल उठाते थे और इसको लेकर जो आपने वादे किए थे, क्योंकि देखिए अरविंद जी ने भी ये बात कही कि ये हमेशा रहने वाली चीज, ऐसा है कोई सरकार ये नहीं कह सकती कि हमने महंगाई बिल्कुल खत्म कर दी या बेरोजगारी खत्म कर दी। लेकिन जो वादा करके आप लोग आए थे उसमें से कितना पूरा किया महंगाई और बेरोजगारी के इशू पर? देखिए, मैं अगर रोजगार के विषय में बात करूं तो भारत सरकार ने जिस तरह से स्किल इंडिया ये जो योजना चलाई थी उसके तहत कितने काम भारत सरकार ने पूरे देश भर के अंदर किए हैं वो आपके सामने है आयुष जी। स्टार्टअप इंडिया जो स्टैंड अप योजना माध्यम प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी, जिसके अंदर जो युवा कोई नया स्टार्टअप शुरू करता है तो भारत सरकार निःशुल्क रूप से उसको लोन देने का भी काम करती है। किसी तरह का टैक्स उसके ऊपर नहीं लगाया जाता है। भारत सरकार ने तरह तरह के रोजगार के अवसर हमारे युवाओं को प्रदान किए हैं। खेलों के अंदर हमारा देश बढ़ा, खेलों के अंदर हमने रोजगार के अवसर पहले के मुकाबले अधिक बढ़ाए हैं। और इसके साथ साथ आयुष जी, स्वच्छ भारत योजना हो जिससे पूरे देश भर के अंदर सफाई व्यवस्था भारत सरकार ने की है, चाहे हर घर जो नल से जल पहुंचाने की योजना है, जिससे कि जो ऐसी जगह थी जहां कभी पानी नहीं पहुंचा वहां भी भारत सरकार ने पानी पहुंचाने का काम किया है। आज जनधन योजना के माध्यम से 45 करोड़ से अधिक गरीब व्यक्ति का जो खाता खोलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और उसके साथ 2 लाख रुपए का उसको बीमा करने का काम किया है। ये बहुत बड़ी पहल है। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की जब 10 साल सरकार रही तो इन्होंने मात्र गरीबों के लिए काम करने का जो एक ढिंडोरा पीटा और हर विभाग के अंदर जो उस समय भ्रष्टाचार था उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खत्म करने का काम किया है। आज खेलों के मामले में पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कृषि के क्षेत्र में हम लोगों ने आयुष्मान भारत योजना से लेकर के और हमने पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लेकर के और पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से जो सस्ती दरों पर किसान की फसल का हमने बीमा किया है। इसके साथ साथ हमने लगभग 22 फसलों पे भारत सरकार एमएसपी घोषित करती है और जो 2004 से 2014 तक फसलों की खरीद हुई थी उससे 4 गुना हमने फसलों की खरीद की है और 4 गुना हमने फसल खरीद करके डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पेमेंट डाली। और मैं अपने जो बड़े भाई हैं उनको बताना चाहूंगा, जो अभी वो सवाल उठा रहे थे, मैं फिर से उनको बताना चाहूंगा कि जो मैं आंकड़े अभी आपको बता रहा था 225 खरब ये रुपए हमने ट्रांसफर किए डीबीटी के माध्यम से। मैं पूरा रिकॉर्ड के साथ आया हूं, आप चेक कर लीजिए ओंकार जी, मैं पूरा रिकॉर्ड के साथ आया हूं। डीबीटी से लाभार्थियों को 225 खरब रुपए हमने अभी तक 8 साल में ट्रांसफर किए ऑन रिकॉर्ड। मैं टीवी पे बैठ के कह रहा हूं, आप चेक कर लीजिए।
और भारत सरकार ने जो काम किया है गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिला के लिए, व्यापारी के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, वंचित के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए सरकार ने काम किया है। इससे पहले आज तक कभी नहीं किया। रविंद्र डोल जी, जो पहले आप लोगों ने किया नहीं या जो छोड़कर चले गए भाई, उसको पूरा किया और उसमें गति प्रदान करी है, यानी कि वो अब और ज्यादा तेज हमको होता हुआ दिख रहा है और इसीलिए इन बातों को उठाया जा रहा है। अगर आपने कहा कि आपकी स्कीम्स को ये लोग कॉपी कर रहे हैं तो आपने उस स्कीम का फायदा अगर पहुंचा दिया होता तो जनता तक वो ऑलरेडी पहुंच रहा होता, लेकिन वो पहुंचा नहीं। स्कीम बनाना और उसको इंप्लीमेंट कर देना, दोनों में बड़ा फर्क है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बिल्कुल क्लियर मैं बता दूं, विजेंद्र भाई को मैं सुन रहा, सारी की सारी बात सुनी है भाई मैंने इनकी। आपकी जितनी भी है भारत के अंदर लैंडमार्क लीजेंड योजना है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो जिसके कारण से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो जिसके तहत भारत के सभी नागरिकों को जो है कम से कम खाने का अधिकार दिया गया, मनरेगा जिससे भारत के हर गरीब व्यक्ति को रोजगार का अधिकार मिला, ये सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस समय की हैं, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होकर के आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे किया। अब ये आ जाती है आधार कार्ड के ऊपर। आधार कार्ड कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट बिल्कुल बाकायदा प्रॉपर तरीके से किया, उसको ही कॉपी करके, उसका विरोध करके और जो है अब उसका समर्थन करने का काम जो है मैंने इनको दोहरा चरित्र यहाँ दिखाया। जीएसटी जब लागू करना चाहती थी कांग्रेस सरकार, उस समय पर ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जीएसटी के खिलाफ खड़ी हुई थी। अब ये समझिए कि पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा जीएसटी के रेट्स में से एक रेट भारत के अंदर है। हम तो इससे आधे रेट के ऊपर जीएसटी लागू करना चाहते थे, इन्होंने जनता को लूटने का काम किया। हम लागू करना चाहते थे, इन्होंने लागू नहीं करने दिया, इनके पास मेजोरिटी थी, इन्होंने खुद लागू किया। तो ये जो चीजें हैं ये कांग्रेस ये नहीं है कि हम छोड़ करके गए थे और जो है अब इन्होंने अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया, बिल्कुल गलत। अब इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर बात की, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब उस समय के राज के जो है बैरल के रेट हैं उसको कंपेयर करके देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में जो तेल के रेट बढ़े हैं वो ड्यूटी बढ़ाने की वजह से बढ़े हैं, ना कि महंगाई की वजह से बढ़े हैं या बैरल के रेट की वजह से बढ़े हैं। उस समय के जो रेट थे वो अंतरराष्ट्रीय प्राइसों से कंट्रोल हो रहे थे। ये कंपैरिजन ये देखिए, 40 रुपए के आसपास तो इन्होंने ड्यूटी बढ़ाने का काम किया। ड्यूटी बढ़ने के कारण सरकार अपने खजाने के अंदर डाल रही है उस पैसे को, आम जनता को लूट करके, और जा कहा रहा है उसका खजाना। आप बताइए, सारे के सारे एयरपोर्ट भारत के आपने प्राइवेटाइज कर दिए इन्होंने। अब रेलवे, इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइज करने की तरफ सरकार बढ़ रही है, तो किसका फायदा हो रहा है? ये तो निजी घरानों का फायदा हो रहा है। आम जनता के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। नोटबंदी किसका, प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के सामने आकर के कहा था, अब जो है जाली करेंसी के ऊपर होगा अटैक। जाली करेंसी रुकी क्या? आज के दिन में जो है वर्तमान करेंसी को कितने, अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी जाली करेंसी के ऊपर, पहली बात तो सारा का सारा पैसा जो है ब्लैक का जो है वापस आ गया और वो मार्केट के अंदर चला गया। दूसरी जो चीज है, जाली करेंसी के जो है दोबारा से पूरे भारत के अंदर भंडार है, तो ये किस लिए लेकर के आए थे? 2000 का नोट किस लिए लागू किया था आपने? जनता को आप जो है स्टोरेज बढ़ाना चाहते थे क्या काले धन की? तो क्या किया है आपने? ये केवल और केवल जो है मीडिया के का प्रबंधन करके और आम जनता के सामने झूठे आंकड़े परोस करके और चलने वाली सरकार है। जो जमीन के ऊपर काम किया, जमीन के ऊपर काम, मैं कह रहा हूं, इनसे नाम पूछ रहा हूं, एक भी संसाधन, एक भी संस्थान वर्ल्ड क्लास, विश्व के स्तर के ऊपर छाने वाला एक भी संस्थान इन्होंने सरकारी खड़ा किया होगा? हाँ, सरकारी संस्थानों को बेचने का काम किया है, वो बिल्कुल जायज है। बेशक से उन्होंने उस समय पे प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया हो, आज उसी प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करके लगातार संस्थानों को बेचने में लगे हुए। इस चीज का उत्तर तो इन्हें देना चाहिए ना, इस चीज का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं? ओंकार जी। आयुष जी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे भाई की सरकार की, हमारी सरकार की, बीजेपी सरकार की, मैं बताना ही भूल गया। 3 कृषि बिल बिना सोचे समझे कोरोना काल में लेके आ गए। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए। 13 महीने तक ऐसे लग रहा था जैसे देश रुक गया हो। पूरा किसान, पूरा देश सड़कों पर बैठा रहा। इसका जिम्मेवार कौन है? जब 3 कृषि बिल इनसे नहीं संभले तब मोदी जी आके कहते हैं मेरे से गलती हुई, माफी मांगी उन्होंने किसानों से। क्या उनमें से किसी एक किसान को इन्होंने कोई मुआवजा दिया जिनकी डेथ हुई? नहीं दिया। ये कहते थे उस टाइम मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कहते थे जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की सरकार गिरती है, उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। तो मैं पूछना चाहूंगा, आज डॉलर और रुपए का क्या रेट है? क्या इतना रेट पहले कभी आया? मेरे भाई आंकड़े देने में बहुत माहिर हैं।
ये अभी बोल रहे थे 9 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत हमने गैस सिलेंडर दिए। आयुष जी जरा ध्यान से देखना, एक परिवार में अगर 6 मेंबर हो उज्ज्वला के तो 9 छिका 54 करोड़ लोगों को इन्होंने गैस के सिलेंडर, मतलब 9 करोड़ तो दिया, 54 करोड़ जनता गैस सिलेंडर यूज कर रही है। मतलब 135 करोड़ में से 54 करोड़ लोगों को इन्होंने फ्री गैस सिलेंडर का यूज करवा दिया। दूसरा बोल रहे थे 45 करोड़ जनधन खाते बनाए होंगे, लेकिन उनमें क्या हुआ, उनमें बैंकों ने मिनिमम बैलेंस न रखने के कारण ये कहते थे जनधन योजना के तहत खाते में मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन बैंकों को कौन समझाएगा, बैंक भी तो सरकारी है। उन्होंने मिनिमम बैलेंस काट के जीरो कर दिए। इन्होंने क्या दिया, जनधन योजना के तहत अगर खाते खुलवाए, क्या इन्होंने 15 लाख रुपए डाले, उसमें 15 रुपए भी डाले, जनता को इन्होंने लाइनों में लगा दिया। अभी मेरे भाई कह रहे थे 55 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना दिए। अपने आगे पीछे आयुष जी, आप भी समाज में रहते हो, जरा देखना आपके नजदीक में कितने लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। मैं तो नहीं मानता 135 करोड़ में से 55 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना दियो। ये झूठ के पुलंदे हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने के लिए, हर बार एक नया झूठ ले आते हैं। और ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर भारत इतनी तरक्की कर रहा है तो जीडीपी कोरोना काल में सिर्फ एग्रीकल्चर खेती बाड़ी की प्लस में थी, बाकी माइनस में चली गई थी। उस टाइम की बात कर लीजिए। आज अगर किसी चीज की बात करनी है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। कोई भी चीज आती है, राफेल आया प्रदेश में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राफेल 2005 में फ्रांस ने बना दिया था, और हमारे छोटे छोटे देश कुवैत जैसे देश 35 राफेल लग के बैठे हैं। ये 5 राफेल लेके आए, उनको फ्रांस से लेके इंडिया तक ऐसे इवेंट मैनेजमेंट दिखाया गया जैसे कि राफेल आने से पहले भारत ने जो 3 युद्ध जीते वो डंडों से और लाठियों से जीते थे। ये एक ऐसी पार्टी के हाथ में देश लग गया जो हर एक चीज को इवेंट मैनेजमेंट बना देती है। कोरोना काल में आप फ्री में वैक्सीन दे रहे हो, कौन सा किसी का वो एहसान कर रहे हो। मेरी बाजू के ऊपर आज भी देखिए 2 टीके लगे हुए हैं। आज भी जो सरकार भी सत्ता में होती है, अगर कोई महामारी आती है तो सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है प्रत्येक व्यक्ति को उस महामारी से बचने के लिए उसका वैक्सीन या टीका लगाया जाए। ये कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन ये ऐसे कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट बना के। हमने चलिए, आपका कहना है कि ये इवेंट मैनेजमेंट करते हैं हर्षित। अरविंद जी, देखिए सहयोगी होने के नाते आपको लगता है कि कम से कम अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि उपलब्धियों पर तो बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन आगे का विजन भी आज प्रधानमंत्री ने रखा। क्या आपको लग रहा है कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी सरकार को करना चाहिए? बिल्कुल आयुष जी, बिल्कुल हैं ऐसी चीजें, जैसे रोजगार ही है। हमारे देश की जो आबादी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लाखों नौजवान हर साल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आके खड़े हो जाते हैं कि उनको रोजगार चाहिए। तो उनके लिए रोजगार के और ज़्यादा इंतजाम हमारी सरकार को करने होंगे। दूसरा, अगर महंगाई की बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हैं, उसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं हमें करनी होंगी। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को कि ये इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके हिसाब से बढ़ते हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल की बात हो या फिर और खाद्यान्न पदार्थ जो हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर से ही लेते हैं। तो उस हिसाब से मार्केट को देखते हुए उनके रेट बढ़ते हैं, कभी घट भी जाते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलते हैं, परंतु फिर भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं हमें ऐसी करनी होंगी ताकि आम आदमी, गरीब आदमी जो है या अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो ज़्यादा साधन संपन्न नहीं है, उसको भी ज़रूरत की चीज़ें समय पर मुहैया हो सके। परंतु हाँ, कुछ जो अच्छी चीजें सरकार ने की हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत की बात हो, वो एक अच्छा कदम है सरकार का। शौचालय बनाने की बात हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। खुद महात्मा गांधी जी ने बड़ा जोर दिया था इन चीज़ों पर, शौचालय और साफ सफाई पर। तो इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, या कोई चीज़ों का मजाक उड़ाता हो तो वो गलत है, चाहे विपक्ष के लोग हों। जो अच्छा कदम है उसको स्वागत करना चाहिए, और जहाँ कमियाँ हैं उसको बताना चाहिए सरकार को, ताकि उनमें सुधार हो सके। यही एक अच्छे विपक्ष की भूमिका है। परंतु सिर्फ अगर ये सोचा जाए कि सिर्फ हम कमियां ही गिनते रहेंगे, सिर्फ बुराई ढूंढते रहेंगे,
तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई सही चीज़ है। और बाकी और चीज़ों को लेकर सरकार खुद भी संजीदा है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी खुद बहुत काम करते हैं। 24 में से बताया जाता है 16 घंटे 18 घंटे वो काम करते हैं देश के लिए। तो ये एक अच्छी बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला हमें कि जो इस उम्र में आकर भी एक युवा है, तरोताजा है और देश के लिए आज भी काम करने की ओर में जुनून है और कर भी रहे हैं। आप हम सब देखते हैं उनका डेली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं। आगे किस तरह से प्लानिंग है देश को आगे बढ़ाने के, वो सोच है उनकी, तो उसका स्वागत करना चाहिए सभी को। विपक्ष को भी करना चाहिए, हम तो फिर भी सहयोगी दल है, विपक्ष को भी करना चाहिए और जहां कमियां हैं वो बतानी चाहिए ताकि हमारी सरकार उन पर सुधार कर सके। और बार बार जो प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, देखिए प्राइवेटाइजेशन खुद मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो वो लोग भी चाहते थे प्राइवेटाइजेशन, कुछ जगह का, कुछ विभागों का, कुछ मंत्रालयों का, वो भी चाहते थे कि कुछ क्षेत्रों में जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात थी, वो खुद चाहते थे। परंतु चाहे कोई पार्टी का अंदरूनी प्रेशर हो या अलायंस का प्रेशर हो, उन चीज़ों को उस हिसाब से नहीं कर पाए। वो उतने मजबूत नहीं थे डिसीजन लेने में और वो शायद खुद भी इतने इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पाते थे कांग्रेस की सरकार में। उनके ऊपर हाईकमान का दबाव था। परंतु आज ये सरकार पूरी तरह से सक्षम है निर्णय लेने में, खुद नरेंद्र मोदी जी। तो आज वो उन कामों को कर रहे हैं जो देश के लिए हित में है। कुछ ऐसी चीजें हैं वो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर जनता को सुविधाएं मिलती हों, अगर जनता को फायदा होता हो, देश को फायदा होता हो, तो प्राइवेटाइजेशन कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ इस विषय को बार बार कहना प्राइवेटाइजेशन ये बिक गया वो बिक गया, ये देखना चाहिए कि उनसे फायदा है या नुकसान है। अगर फायदा है तो कोई बुराई नहीं है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें ज्यादातर जो चीजें हमें सरकारी विभागों से सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, वो सभी वहाँ प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू मिलती है। तो अगर वो देश इसमें है और जनता को सुविधाएं देती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम अपने रेलवे स्टेशनों का या और जगह बस अड्डों का हाल क्या अरविंद जी, कुल मिलाकर के जो समस्या है उस पर काम होना चाहिए और जो लोगों तक सहूलियत है वो पहुंचनी चाहिए। शुक्रिया आप सभी लोग का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा आप सभी लोगों के द्वारा बनने के लिए। तो 8 साल में क्या काम हुआ है ये तो जनता को तय करना है, लेकिन पार्टियों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।